हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। तो गरीबी जो है किस तरीके से एक चैलेंज है, ऑब्वियसली चैलेंज है, क्योंकि गरीबी के साथ साथ बहुत सारी अगर आप लोग सोशल इनइक्वालिटीज़, बीमारियां है ना, ये सब भी आ जाती हैं। तो चैप्टर के ओवरव्यू में हम लोग को स्टार्टिंग में बताते हैं कि ये चैप्टर डील करता है वन ऑफ द मोस्ट सबसे डिफ़िकल्ट चैलेंज जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया, आज़ाद भारत ने जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा चैलेंज जो फेस किया है वो है गरीबी का। हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम थ्रू एग्जांपल्स। हम जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं पॉवर्टी की वजह से, इस चैप्टर में हम लोग काफ़ी कुछ देखेंगे कि किस तरीके से पॉवर्टी को देखा जाता है इन सोशल साइंस। जो सोशल साइंस है, हम लोग सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, उसमें गरीबी को, पॉवर्टी को किस तरीके से देखा जाता है। पॉवर्टी के यानी कि गरीबी के जो ट्रेंड्स हैं इंडिया में और पूरी दुनिया में, उसको हम देखेंगे बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन एक लाइन होती है कि जिसके वही एक लाइन बना दी, इससे कम इनकम कमाने वाला जो है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है और इससे ऊपर इनकम वाले थोड़े मतलब ठीक है। तो एक पॉवर्टी लाइन किस तरीके से ड्रॉ की जाती है और कॉजेज़ क्या होते हैं पॉवर्टी के, मतलब जो गरीबी है उसके कारण क्या हैं, और एंटी पॉवर्टी मेजर्स यानी कि गरीबी उन्मूलन, गरीबी को हटाने के लिए हमारी सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं वो भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं। और चैप्टर एंड होगा एक ब्रॉडनिंग द ऑफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी इनटू ह्यूमन पॉवर्टी। मतलब एक होता है गरीबी और किस तरीके से ह्यूमन में, इंसान को इसने इफेक्ट किया है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पूरा देखने वाले हैं। तो ओवरव्यू था चैप्टर का कि क्या है। अब इंट्रोडक्शन। हम लोग अपनी डेली लाइफ में काफ़ी सारे लोगों से क्रॉस करते हैं, काफ़ी सारे लोगों को देखते हैं या उनसे मिलते हैं जिनको हमें लगता है कि ये गरीब हैं। वो लैंडलेस लेबर भी हो सकते हैं, मतलब वो मजदूर हो सकते हैं आपके गांव के, या फिर जो सिटीज़ में, शहरों में ओवर क्राउडेड का मतलब होता है भीड़ भाड़ वाली जो झुग्गी यानी कि स्लम्स में रहते हैं। और वो डेली वेज अर्नर्स भी हो सकते हैं, मतलब जो डेली काम करके कमाते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पर जो लोग काम करते हैं, या फिर जो बच्चे काम करते हैं ढाबे पे, इन सबको आप लोग कह सकते हैं ये गरीब हैं। और जो बेगर्स हैं, दे कुड भी, मतलब भीख मांगने वाले हो सकते हैं जिनके साथ में बच्चे होते हैं इन टाटर्स, मतलब है ना, जैसे कि बच्चों को टांगे रहते हैं, फिर बहुत ही ख़राब हालत में होते हैं वो लोग। तो हम लोग पॉवर्टी को देखते हैं, स्पेशली इंडिया में हमारे चारों तरफ हमें गरीबी दिख जाती है। इनफैक्ट हर चौथा पर्सन इंडिया में गरीब है। मतलब अगर इंडिया की 100 करोड़ की आबादी है ना, तो 100 करोड़ की आबादी में 25 करोड़ लोग तो गरीब हैं। और दिस मीन्स रफली 27 करोड़, क्योंकि 131, मतलब हम लोग कहते हैं कि 125 करोड़ की है, बट अब आबादी बढ़ गई है, तो लगभग आप समझिए कि 27 करोड़ लोग इंडिया में वो इन पॉवर्टी लाइन है, मतलब काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि इंडिया का जो सिंगल लार्जेस्ट कंसंट्रेशन है ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड, मतलब इंडिया में दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। लोग, मतलब देशों की आबादी नहीं होती भाई इतनी जितनी हमारे देश में लोग गरीब हैं। तो भाई ये काफ़ी सीरियस चैलेंज है, इससे हमें समझ में आता है। टू टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी, मतलब दो अलग अलग केसेस हम लोग देखेंगे गरीबी के। अर्बन केस, मतलब शहरों में 33 ईयर्स ओल्ड है एक पर्सन, इनका नाम है रामसरन, जो कि एक डेली वेज लेबरर है, मतलब डेली मजदूरी करके वो कमाते हैं एक व्हीट फ्लोर में, मतलब चावल की मिल है उसमें, व्हीट फ्लावर मिल में वो कमाते हैं डेली मजदूरी करके। और जो कि ये मिल जो है ये है रांची, झारखंड में। अब वो लगभग 1500 महीने के 1500 रुपये महीना वो कमा पाते हैं इस एम्प्लॉयमेंट से, जो कि बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। ये मनी उनकी पूरी फैमिली के लिए नहीं है। उनके, मतलब पूरी फैमिली में 6 लोग हैं, उनकी वाइफ है, उनके 4 बच्चे हैं, और एक बच्चा उनके 12 से, मतलब बच्चों की जो एज है वो 12 साल से लेकर के 6 महीने के बीच की है। तो मतलब ये जो 6 लोगों की फैमिली है, इस फैमिली को वो इस तनख्वाह से, इस इनकम से सस्टेन नहीं कर सकते हैं 1500 रुपये महीने से, तो वो काफ़ी गरीब हैं। अब 1500 रुपये उनके जो हैं, उनको गांव में जो उनके पेरेंट्स रहते हैं उनको भी भेजने होते हैं रामगढ़ में। अब उनके फादर जो हैं वो एक लैंडलेस लेबरर थे, और वो रामसरन जो उनको पैसा भेजते हैं उन पर ही, और रामसरन के भाई हैं जो कि हज़ीराबाद में रहते हैं, वो अपने पेरेंट्स को, ये दोनों भाई जो पैसे भेजते हैं उस पर ही ये इनके पेरेंट्स ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं। रामसरन जो है एक छोटे से कमरे में रहता है, सिटी के बाहर का एरिया है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब वही झोपड़पट्टी टाइप का, वहाँ पर ये लोग रहते हैं। और ये टेम्प्रेरी शैक बिल्ड ऑफ ब्रिक्स, मतलब ईंटों से बना हुआ सब होता है ना, छप्पर टाइप का, वही है। और उनकी जो वाइफ है शांता देवी, वो पार्ट टाइम काम करती हैं लोगों के घरों में, मतलब एज अ मेड, नौकरानी के तौर पे काम करती हैं, और 800 रुपये जो है वो महीने के कमा पाती हैं। और ये मतलब बहुत ही कम है
उनके 1500 रुपये उनके पति कमाते हैं और 800 रुपये वो कमाती हैं। दाल राइस मतलब दाल चावल वो दिन में 2 बार खा सके, बस इतना ही मुश्किल से वो कमा पाते हैं। और कभी भी वो दाल चावल जो खाते हैं उनके लिए कभी भी पूरा भी नहीं होता है। उनका जो बड़ा बेटा है वो हेल्पर की तरह काम करता है, मतलब एक चाय की दुकान पर वो जैसे होता है ना छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं, वो मतलब 300 रुपये कमा लेता है। और उनकी 10 साल की जो बेटी है वो बाकी अपने छोटे जो बच्चे हैं ना, 4 बच्चे थे टोटल, तो एक बेटा तो चाय की दुकान पे काम करता है और एक उससे छोटी जो बेटी है और 2 छोटे और बच्चे हैं, तो बहन अपने 2 छोटे भाई बहनों का ध्यान रखती है। इनमें से कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है। इनके पास जो है सिर्फ हाथ के बने हुए 2 ही जोड़ी कपड़े हैं और नए कपड़े ख़रीदना मतलब इनके लिए मतलब बहुत मुश्किल है। और जब ये कपड़े बिल्कुल ही नहीं पहने जा सकते तब जाके मुश्किल से ये कपड़े कुछ खरीद सकते हैं। और शूज़ जो है इनके लिए लग्जरी है, मतलब शूज़ तो मिलना इनके लिए बहुत ही मुश्किल चीज़ है। जो छोटे बच्चे हैं वो अंडर नरिश्ड हैं, मतलब उनको जब देखिए दाल चावल 2 टाइम मुश्किल से मिल पा रहे हैं, तो बच्चे किस तरीके से है ना अपना कैसे उनको नरिशमेंट मिलेगा, अंडर नरिश्ड हैं। उनके पास हेल्थ केयर की कोई भी एक्सेस नहीं है, अगर वो बीमार पड़ जाते हैं तो वो दवाइयाँ और हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते। तो ये हमने शहर में लोगों की गरीबी देखी। अब रूरल एरिया गांव में देखते हैं। लखा सिंह जो है वो एक छोटे गांव का है, मेरठ के पास एक छोटा सा गांव है, उत्तर प्रदेश में है मेरठ, और उसके पास छोटा सा गांव है लखा सिंह, वहाँ का है। उसकी फैमिली के पास कोई भी ज़मीन नहीं है, तो वो ऑड जॉब्स मतलब ऐसे छोटे मोटे काम जो है वो बड़े फार्मर्स के वहाँ पर कर लेते हैं। वर्क इतना इराटिक है, इतना कम है और इनकम भी बहुत ही कम होती है। कई बार उसको मतलब 50 रुपये मिलते हैं मुश्किल से, जब पूरे दिन वो काम करता है उसके बाद उसे मुश्किल से 50 रुपये मिल पाते हैं। और बट अफन इट्स इन काइंड लाइक अ फ्यू किलोग्राम्स ऑफ वीट और दाल और इवन वेजिटेबल्स फॉर टॉयलिंग इन द फार्म फॉर द डे। तो ज़्यादातर वो पैसे भी नहीं मिलते उसको, सिर्फ दाल चावल सब्जी वगैरह कुछ मिल जाती है पूरे दिन काम करने के बाद। फैमिली जो है वो 8 लोगों की है। वो मतलब ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर मील्स अ डे, मतलब कैन नॉट ऑलवेज मैनेज। तो हमेशा आप देखिए उनकी जो फैमिली है 8 लोगों की, वो 2 टाइम की रोटी भी उनको मुश्किल से मिल पाती है, कई बार तो वो भी नहीं मिल पाती। लखा जो है वो एक कच्चे घर में रहता है विलेज के बाहर। और विमेन जो है फैमिली की वो चॉपर, वो जो होता है ना फॉडर, जो गाय भैंस खाती है ना उसको फॉडर कहते हैं, जो चारा वगैरह होता है वो काटती हैं और फायरवुड लकड़ियाँ इकट्ठा करके लेकर के आती हैं ताकि खाना बनाया जा सके। और उसके फादर जो हैं वो टीबी के पेशेंट हैं और टीबी के पेशेंट थे और 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई क्योंकि मेडिकेशन की तो उनके पास पैसे थे नहीं। उनकी मदर जो है, अब उनकी मदर को भी सेम डिज़ीज़ है और उनकी जो लाइफ है वो भी ऐसी ही हो सकता है एक दिन ख़त्म हो जाए, क्योंकि टीबी मतलब बीमारी ऐसी है और उसकी दवाई के पैसे इन लोगों के पास नहीं हैं। विलेज में एक प्राइमरी स्कूल है बट लखा जो है वो कभी भी स्कूल नहीं गया। उसने पैसे कमाने शुरू कर दिए थे जब वो 10 साल का था और नए कपड़े जो हैं वो मुश्किल से 1 साल में ही उनको मिल पाते हैं। और जो सोप है या फिर ऑयल है वो तो फैमिली के लिए लग्जरी है, मतलब साबुन या तेल उनको मिल जाए तो बहुत ही मुश्किल से उनके पास नहीं मिल पाता है उन लोगों को। तो हमें यहाँ पे दिखता है स्टडी द अबव केसेस ऑफ पॉवर्टी। तो ये जो केसेस हमने पॉवर्टी के देखे कि इश्यूज़ क्या क्या हैं भाई, किस तरीके से आप कहेंगे कि कोई इंसान गरीब है या कोई पैसा क्यों नहीं कमा पाता है। देखिए इन दोनों केसेस में हमने देखा कि ये लोग लैंडलेस हैं, लैंडलेसनेस, इन लोगों के पास अपनी कोई भी ज़मीन नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट, इनके पास कोई रोज़गार का कोई सही ज़रिया नहीं है, ऐसे ही किसी ना किसी तरह मुश्किल से ये लोग कुछ कमा पाते हैं। साइज़ ऑफ फैमिलीज, अब देखिए एक की है ना, एक हमने देखा कि जो शहर में रह रही है वो 6 हैं और बाकी जो गांव में रह रही हैं 8 लोग हैं। इलिटरेसी मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं। पुअर हेल्थ, माल न्यूट्रिशन, मतलब इनको खाने पीने के लिए अच्छा नहीं मिलता है तो इनकी हेल्थ भी ठीक नहीं है। चाइल्ड लेबर, देखिए छोटा बच्चा है ना काम कर रहा है टी स्टॉल पे जा कर के, और हमने लखा का भी देखा वो 10 साल की उम्र से काम कर रहा है। हेल्पलेसनेस, मतलब इनके पास कोई मदद भी नहीं है, जहाँ से कोई इनकी मदद कर सके कुछ भी नहीं है इनके पास करने के लिए। तो ये हम देखते हैं कि पॉवर्टी जो आती है वो इन सब रीजंस की वजह से आ सकती है कि भाई ज़मीन नहीं है, नौकरी नहीं है, या फिर परिवार का साइज़ बड़ा है, क्योंकि पैसा कमाएंगे ज़्यादा भी तो भी परिवार का साइज़ है तो पैसा पूरा नहीं पड़ेगा। पढ़े लिखे नहीं हैं, हेल्थ सही नहीं है, बच्चों से काम करवाया जा रहा है, और हेल्पलेसनेस, लाचारी है, कुछ किया नहीं जा सकता इन कंडीशन का, है ना। तो ये वाली चीज़ है। ये जो टिपिकल केसेस हम लोगों ने देखे, ये कई सारे डायमेंशंस हम लोगों को दिखाते हैं पॉवर्टी के, जैसे कि इलिटरेसी, पढ़े लिखे नहीं है, लैंडलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। तो इसमें हमें पता लगता है कि पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। तो पॉवर्टी यानी कि गरीबी का मतलब होता है हंगर, गरीबी में मतलब लोग भूखे रहते हैं, उनके पास खाने के पैसे नहीं होते, और लैक ऑफ शेल्टर, उनके पास रहने की कोई जगह नहीं होती
होती है। ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, और जो लोग बीमार हो गए हैं उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। लखा के फादर को टीबी था, अब उनकी मदर को भी है, मगर वो लोग उसकी दवाई नहीं कर सकते हैं। गरीबी का मतलब है कि साफ़ पानी भी नहीं मिलेगा, और सैनिटेशन की फैसिलिटी, जैसे कि हमने देखा उनके पास ना तेल है ना ही साबुन के पैसे हैं, उनको सैनिटेशन साफ़ सफाई भी वो नहीं कर पाते हैं। कोई रेगुलर जॉब भी नहीं होती है एट अ मिनिमम डिसेंट लेवल की, भाई जैसे वो लखा है ना, वो ऐसे खेतों में काम करता है। फिर जो शहर में जो फैमिली रहती है वो भी एक उनकी जो मदर है वो नौकरानी मतलब मेड की तरह काम करती है दूसरों के घरों में, और वो किसी मिल में काम करते हैं, उसमें भी काम कोई पक्का नहीं है, कभी भी छीना जा सकता है। अब ऑल जो है वो सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस होती है, मतलब उन लोगों को फील होता है कि हम कितने गरीब हैं और हमारे साथ क्या होगा। पुअर पीपल जो हैं इस तरीके की सिचुएशन में होते हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है हर जगह, मतलब जो पुअर जो होते हैं उनको मतलब देख के ही उनके साथ लोग बुरा बर्ताव करते हैं। और फार्म्स में, फैक्ट्रीज़ में, गवर्नमेंट ऑफिस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, हर जगह मतलब उनके साथ कोई ढंग से बात भी नहीं करता है। ऑब्वियसली नोबडी वुड लाइक टू लिव इन अ पॉवर्टी, अब किसी को भी गरीबी में रहना पसंद तो ऑब्वियसली नहीं होता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है इंडिपेंडेंट इंडिया का वो है कि इतने मिलियंस, इतने हज़ारों, इवन करोड़ों लोगों को ये एब्जेक्ट पॉवर्टी मतलब जहाँ से इंसान खुद से ऊपर उठ ही नहीं पाता है, इस एब्जेक्ट इतनी बुरी जो गरीबी की हालत है, इससे हमारे देश को किस तरीके से बाहर निकाला जाए। महात्मा गांधी ने हमेशा इंसिस्ट किया है कि इंडिया जो है ट्रूली इंडिपेंडेंट, मतलब हमारा देश सच में आज़ाद तब होगा जब हमारे देश में कोई भी इंसान मतलब पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग, मतलब ह्यूमन सफरिंग कि भाई खाने के लिए पैसा नहीं है, बीमार पड़ गए हैं तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसा नहीं है, या फिर हेल्पलेस है, एजुकेटेड नहीं है। जब तक ये सारी चीज़ें हमारे देश में ख़त्म नहीं हो जाती, हर एक पर्सन एजुकेटेड नहीं हो जाता, हर एक पर्सन के पेट में खाना नहीं चला जाता, उसे पीने का साफ पानी नहीं मिल जाता, तब तक हम नहीं कहेंगे कि हमारा देश आज़ाद हो गया है। ऐसा महात्मा गांधी कहते थे, और सही बात भी है बिल्कुल, है ना। पॉवर्टी इज एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, तो जो सोशल साइंटिस्ट है वो पॉवर्टी को, गरीबी को किस तरीके से देखते हैं। सिंस जो पॉवर्टी है वो काफ़ी सारे फेसेस होते हैं इसके, सोशल साइंटिस्ट इसको कई सारे इंडिकेटर्स से देखते हैं। यूजुअली इंडिकेटर्स जो होते हैं वो लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करते हैं और कंजम्पशन पे। तो मतलब कैसे आप बताएंगे कि कौन गरीब है कौन अमीर, कि भाई वो कितना उसकी इनकम है, कितना पैसा कमा रहा है और कितना वो कंज्यूम कर रहा है, मतलब कितनी चीज़ों का वो इस्तेमाल कर पा रहा है। बट नाउ पॉवर्टी को हम लोग दूसरे सोशल इंडिकेटर्स की तरह भी देखते हैं। एक तो अपनी पैसा हो गया, क्या खा रहे हैं, और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि वो इलिटरेसी लेवल की, भाई कितना पढ़ा लिखा है या बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, और लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, मतलब उसकी हाइट कितनी है, वेट कितनी है। माल न्यूट्रिशन, देखिए न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी को फ़ायदा पहुंचाती है, जैसे कि प्रॉपर बैलेंस डाइट, वो हमारे न्यूट्रिशंस हमको देती है, जैसे प्रोटीन हो गए, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, है ना। और अगर जिनके खाने में ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो वो माल नरिश्ड हो गए। तो ये हो गया। अब एक तो हमने देखा पॉवर्टी का कि भाई पैसे नहीं हैं और कंजम्पशन नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा क्या कि भाई माल नरिश्ड है, इलिटरेसी है, और जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, साफ़ पानी नहीं है, और साफ़ सफाई नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम कहते हैं कि जिनके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं वो गरीब हैं। एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी इज़ नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन। तो पॉवर्टी जो है वो मतलब गरीब लोगों से मतलब दूर रहने की लोग कोशिश करते हैं, वो वल्नरेबल हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि वो ये जो इस कंडीशन है, इस गरीबी के जो साइकिल है, इससे वो लोग बाहर निकले तो निकले कैसे। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि किस तरीके से उन लोगों को अलग कर दिया जाता है। एक्सक्लूड मतलब बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो सोशल एक्सक्लूजन का कॉन्सेप्ट है, इसके अकॉर्डिंग पॉवर्टी जो है ना, poverty must be seen in terms of poor having to live only in poor surrounding with other poor people। तो जो सोशल एक्सक्लूजन का मतलब है कि जो लोग गरीब लोग हैं उन्हें कुछ पर्टिकुलर सराउंडिंग में पुअर लोगों के साथ ही रहना पड़ता है, वो उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। और जो सोशल इक्वालिटी है, मतलब समानता है, बेटर ऑफ, जो अमीर लोग हैं जो अच्छी सराउंडिंग्स में रह रहे हैं। अब जैसे कोई बहुत ही अच्छे एरिया में कोई गरीब सा इंसान दिखता है तो हर किसी को लगता है ये चोर होगा या फिर ये यहाँ इंसान क्या कर रहा है, मतलब एक सोशल एक्सक्लूजन इस तरीके का है हमारे देश में या फिर ऑलमोस्ट हर जगह कि भाई ये लोग यहाँ पर आ कैसे गए, ये यहाँ को बिलोंग ही नहीं करते हैं। तो यही होता है सोशल एक्सक्लूजन कि भाई अगर कोई गरीब है तो वो गरीबों के ही इलाके में रहेगा, गरीबों के ही साथ रहेगा, उसको अमीरों के इलाके में अमीरों के साथ रहने का कोई हक नहीं है। सोशल एक्सक्लूजन कैन बी बोथ अ कर्स एज वेल एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी इन द यूजुअल सेंस। तो ये कर्स भी हो सकता है, एक तरीके से शाप भी हो सकता है, या फिर कॉन्सिक्वेंस है भाई पॉवर्टी का कि भाई
गरीब लोग साथ एक जगह रहेंगे क्योंकि वो वहीं रहना सिर्फ अफोर्ड कर सकते हैं। ब्रॉडली ये एक प्रोसेस होता है सोशल एक्सक्लूजन, जिसमें इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप जो है वो कुछ फैसिलिटीज़ से वंचित हो जाते हैं, कुछ फ़ायदों से या फिर कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ अवसरों से वंचित हो जाते हैं कि भाई वो अपनी लाइफ की सिचुएशन सुधार पाएँ या फिर चीज़ों को, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएँ। टिपिकल एग्जांपल है द वर्किंग ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। कास्ट सिस्टम जैसे कि जिसमें जो एक पर्टिकुलर कास्ट का है भाई उसको इतनी ही अपॉर्चुनिटी हैं। वो पहले ज़माने में कि जो SC ST है ना हैं, वो पढ़ ही नहीं सकते, वो जो काम कर रहे हैं उसके अलावा कोई और काम कर ही नहीं सकते। तो ये सोशल एक्सक्लूजन का ये तो है कि आप वहीं पर हो, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हो। सोशल एक्सक्लूजन मे लीड टू बट कैन कॉज मोर डैमेज देन हैविंग अ वेरी लो इनकम। तो सिर्फ सोशल एक्सक्लूजन जो सिर्फ पैसा कम ही नहीं कि मतलब पैसा कम है तो सोशल एक्सक्लूजन है, भाई इंसान के दिमाग पर, उसकी हेल्थ पर, उसकी पूरी लाइफ पर इस चीज़ का बहुत बड़ा असर पड़ता है। आप देखिए, सपोज करिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास के जिनसे कोई बात करना पसंद नहीं करता है, तो हमें लगता है छी वो गंदा है या किसी भी वजह से, बट उस इंसान पे क्या बीत रही होती है, उसको कैसा फील हो रहा होता है जब उसका कोई फ्रेंड नहीं होता है, उससे कोई बात नहीं करता है। तो वो भी एक सोशल एक्सक्लूजन का एग्जाम्पल है, हमें ऐसा किसी के भी साथ नहीं करना चाहिए। अब आता है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज अ मेजर विच डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज जैसे बैकवर्ड क्लास या फिर इंडिविजुअल जैसे कि विडो या फिर फिजिकल हैंडीकैप ऑफ बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर्स। तो वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि पॉवर्टी का ऐसा मेजर कि देखिए आज वो इंसान पुअर है तो आने वाले समय में भी वो गरीब ही रहेगा। जैसे कि जो बैकवर्ड कम्युनिटी या फिर बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं या फिर कोई हैंडीकैप जैसे कि कोई डिसेबल पर्सन है या फिर कोई जो कोई औरत है जैसे विधवा हो गई है या फिर कोई पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास ज़मीन नहीं है या फिर कोई बीमार है, तो हमें मतलब ये प्रोबेबिलिटी दिखती है कि अगर आज वो गरीब हैं तो फ्यूचर में भी उनके गरीब ही रहने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं होता है। वल्नरेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय द ऑप्शन अवेलेबल टू डिफरेंट कम्युनिटीज़ फॉर फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव लिविंग। तो वल्नरेबिलिटी को हम लोग ऐसे डिटरमाइन करते हैं कि भाई आपके पास क्या कोई ऑप्शन है कि आप कोई और काम कर सकते हैं या फिर आप और कोई पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं या फिर अपनी हेल्थ को या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कुछ आपके पास आ सकती हैं क्या। फर्दर हम लोग डिटरमाइन करते हैं वल्नरेबिलिटी को कि भाई कितना रिस्क है, और जैसे कि अर्थक्वेक आ गई, जैसे भूकंप आ गया, सुनामी आ गई या आतंकवादी का हमला हो गया, उसके बाद कोई कम्युनिटी अगर गरीब हो जाती है तो उससे कितने टाइम में वो बाहर उभर पाएगी। तो यही होती है वल्नरेबिलिटी। जिनके पास पैसा है वो तो आसानी से उन चीज़ों से उभर जाते हैं, बट जिनके पास पैसा नहीं है वो तो और भी ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। तो यही होती है भाई कौन कितना वल्नरेबल है किस चीज़ से। एडिशनल एनालिसिस इज मेड फॉर ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक एबिलिटी टू हैंडल these risks. In fact, vulnerability describe the greater probability of being more adversely affected than other people. तो vulnerability का मतलब है कि भाई कोई अगर दिक्कत आएगी तो जो पर्सन ज़्यादा vulnerable है ना उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा किसी भी गलत चीज़ का। मतलब कोई अगर कुछ बुरा होगा तो जो पर्सन ऑलरेडी वल्नरेबल है, सपोज करिए भूकंप आया है, कोई इंसान चल नहीं सकता है तो उस पर भूकंप का ऑब्वियसली ज़्यादा असर पड़ेगा क्योंकि वो पहले से ही वल्नरेबल है। यही होता है कि वल्नरेबल का मतलब होता है कि आप में पहले से ही मतलब किसी पर्सन में भी पहले से ही कोई मतलब इशू है उसके साथ, जैसे कि कोई बेचारा कोई गरीब है या फिर उसके पास एजुकेशन ही नहीं है तो वो आगे बढ़ने की उसकी संभावना और भी ज़्यादा कम हो जाती है ना। इसलिए पढ़ा करिए। देखिए, इनफैक्ट वल्नरेबिलिटी डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली अफेक्टेड देन द पुअर पीपल व्हेन बैड टाइम्स कम फॉर एवरीबॉडी वेदर अ फ्लड और अर्थक्वेक और सिंपली अ फॉल इन द अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब। तो देखिए जॉब्स कम होंगी तो किनको मिलेगी, जो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे है ना, जो बहुत ज़्यादा अच्छे से अपना काम करते होंगे उनकी संभावना ज़्यादा बढ़ेगी ना जॉब की। तो वो यही बात है कि इसलिए जो लोग पहले से वल्नरेबल होते हैं ना उनकी और ज़्यादा वल्नरेबिलिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है उनके साथ। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कहाँ गया ये पॉवर्टी लाइन। तो ये पॉवर्टी लाइन क्या होती है, या फिर हम लोग देखिए 18 मिनट्स की हो गई है वीडियो है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी एस्टिमेट्स है ना, वल्नरेबल ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं। देखिए वल्नरेबल ग्रुप्स में आप SC ST विमेन है ना, और फिर उसके बाद हैंडीकैप पीपल या फिर विडोज जो हो जाती हैं, चाइल्ड हो गए, एल्डरली पीपल, ये सारे के सारे वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं। ये वल्नरेबल ग्रुप्स के बारे में, और फिर उसके बाद इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज़, अलग अलग प्रदेशों में किस तरीके से भिन्नताएं हैं और पूरे दुनिया में किस तरीके से क्या क्या है वो हम लोग आगे वाले वीडियोस में इसमें देखेंगे। पॉवर्टी के कारण क्या क्या होते हैं वैसे तो हम लोगों ने बहुत सारे देख ही लिए हैं है ना।
तो आगे आने वाले एक वीडियो या फिर 2 वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा और बनेंगे और फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा टाइम इसलिए लगा मेरे को क्योंकि समझाना बहुत ज़्यादा है ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए, क्योंकि आपके 10th क्लास में भी इस्तेमाल होंगे और इवन लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं ये सारी की सारी चीज़ें। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज का पार्ट 2। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि पॉवर्टी क्या होती है, अर्बन केसेस उसके हमने देखे थे, रूरल केस देखा था, और किस किस वजह से, मतलब क्या क्या इश्यूज़ हैं जो कि पॉवर्टी से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग को बताया गया है लैंडलेसनेस और ये इश्यूज़ हैं कि भाई ये सब चीज़ें हैं तो इंसान के गरीब होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। सोशल एक्सक्लूजन, मतलब समाज में एक तरह से अलगाव हो जाना, बाहर निकाल देना, मतलब कि एक गरीब इंसान है तो वो गरीबों के साथ रहेगा, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। ये वाली चीज़ होती है सोशल एक्सक्लूजन की। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि भाई अगर किसी इंसान के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वो उसको मतलब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, वो पर्सन वल्नरेबल है। तो ये हमने चीज़ देख ली थी। अब आता है पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी लाइन का मतलब होता है कि जैसे कि एक सपोज एक लाइन ही बना दी है कि अगर इस लाइन से नीचे लोग आ रहे हैं तो वो गरीबी रेखा, मतलब ये इसको हिंदी में गरीबी रेखा बोलते हैं, तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा पुअर हैं और इससे ऊपर वाले कंपैरेटिवली मतलब इतने पुअर नहीं हैं। और मतलब अलग अलग लेवल्स होते हैं कि इस लेवल पे इतना अमीर है, इतने पे टॉप से, मतलब एक पूरी कई सारे स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं। तो उसी के बारे में हम देखने वाले हैं। अब जो पॉवर्टी का डिस्कशन होता है पूरा का पूरा, तो हम लोग कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि भाई ये इंसान गरीब है, तो उसके लिए बेसिकली एक पॉवर्टी लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। पॉवर्टी को मेजर करने के लिए, दिखाने के लिए हम लोग लेते हैं इनकम को या फिर कंजम्पशन लेवल्स को, कि भाई इंसान कितना कंज्यूम कर रहा है, कितना इस्तेमाल कर रहा है किस चीज़ का। पर्सन को हम पुअर कंसिडर करते हैं अगर उसकी इनकम या फिर उसका कंजम्पशन लेवल, जैसे कि खाना हो गया, कपड़े या घर या उसका व्हीकल या हेल्थ, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, इन सब चीज़ों को देखते हैं कि भाई इतनी मिनिमम लेवल हमने डिफाइन कर दिया कि अगर इतना है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है, वरना नीचे है। तो मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल बेसिक नीड्स, कि भाई इंसान की जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो अगर उसकी पूरी हो रही हैं तो वो इस पॉवर्टी लाइन से ऊपर आएगा, वरना वो नीचे आएगा। तो नेसेसरी क्या है कि सेटिस्फाई करना बेसिक नीड्स को अलग अलग टाइम पर और अलग अलग कंट्रीज़ के लिए ना, देखिए अलग समय जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो ज़रूरतें भी इंसान की बढ़ती जाती हैं, तो वो ये चेंज होता रहता है उसमें। और अलग अलग देश में पॉवर्टी लाइन अलग अलग तरीके से मेजर की जाती है। जैसे कि अगर हम लोग देखें डेवलपमेंट के हिसाब से पॉवर्टी को डिफ़ाइन किया जाता है। अगर यूएस में किसी के पास कार नहीं है तो शायद वो गरीब है, बट अगर इंडिया में किसी के पास कार है तो भाई वो तो एक लग्जरी है। जिसके पास इंडिया में कार है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मतलब अमीर इंसान समझा जाता है। और यूएस में अगर किसी के पास कार नहीं है तो उसे गरीब समझा जाता है। तो यही है कि पॉवर्टी लाइन जो डिटरमाइन की जाती है वो अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से की जाती है। अगर हम लोग इंडिया की बात करें, पॉवर्टी लाइन हम लोग डिटरमाइन करते हैं मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, कि भाई इतना खाना, उसके पास कपड़े, फुटवेयर, चप्पलें, फ्यूल एंड लाइट, कि भाई उसको खाना बनाने के लिए किस चीज़ का वो इस्तेमाल कर रहा है, लकड़ी का कर रहा है, सिलेंडर का कर रहा है, उसके घर में इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, उसकी एजुकेशन कितनी है, और मेडिकल रिक्वायरमेंट्स क्या वो इंसान अपनी पूरी कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इन सारे के सारे फैक्टर्स को लेकर के हम लोग पॉवर्टी लाइन को डिफ़ाइन करते हैं। तो ये वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस किस चीज़ को लेकर आकर हम लोग पॉवर्टी लाइन को डिफ़ाइन कर रहे हैं। अब ये सारी के सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं। अब इनको भाई कितने एजुकेशन के लिए कितना पैसा लगेगा और उसको कपड़ों के लिए कितना पैसे लगेगा, खाने के लिए कितना पैसे लगेगा, उसका एक बेसिक मिनिमम निकाल लिया जाता है कि भाई इतने से कम में तो ये चीज़ नहीं मिलेगी। और फिर इतने पैसे में वो इतना खाना ले सकता है। उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट, एक इंसान की कितनी कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हमारा जो फूड होता है, सीरियल्स हो गए, पल्सेस, वेजिटेबल्स, मिल्क, ऑयल, शुगर, सीरियल्स, जैसे आप जो ये खा रहे हैं, राइस हो गया और रागी, ज्वार है ना, ये सारे सीरियल्स हो गए। फिर दालें हो गई, वेजिटेबल, दूध, ऑयल, चीनी, जो हमारी बेसिक डेली की खाने की चीज़ें होती हैं, उससे हमें कितनी कैलोरीज यानी कि कितनी एनर्जी, कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है, ये हम लोग देख लेते हैं। और फिर इससे हमें समझ में आता है कि एक इंसान को हेल्दी रहने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए। कैलोरीज हमारी बॉडी में एक तरह से एनर्जी यूनिट, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करने का हमें काम करती हैं। तो कितनी कैलोरीज चाहिए और किस खाने से कितनी कैलोरी मिलेगी। अगर एक पर्सन इतना पर्टिकुलर खाना खा रहा है तो उसको इतनी कैलोरीज मिल जाएंगी, वो हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। और फिर कैलोरी नीड्स हम लोग कि भाई एक एज के हिसाब से भी वेरी करती हैं। बच्चे को कितनी, बच्चे को अलग चाहिए और एक बूढ़े को और एक यंग एडल्ट को अलग
टाइप ऑफ कैलोरीज चाहिए होती है, अलग अमाउंट ऑफ खाना चाहिए होता है, और जेंडर में भी डिफरेंट करता है। एक मेल को और फीमेल के भी खाने की नीड्स और उसकी कैलोरी नीड्स काफ़ी अलग होती है। फिर जो इंसान काम कैसा कर रहा है, अगर इंसान का पूरे दिन बैठने का काम है तो उसको कम कैलोरीज चाहिए, और किसी का पूरे दिन मेहनत करने का, जैसे कि एक रिक्शा वाला है या फिर कोई एक लैंड लेबर है, उसको ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होती है क्योंकि उसकी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी होती है। तो हर चीज़ हम लोगों ने डिफाइन कर दी है। उसके बाद हम लोगों ने निकाला है इंडिया में एक पर्सन को जो कि गाँव में रह रहा है, एक रूरल इलाके में रह रहा है, उसको 2400 कैलोरीज चाहिए होती हैं एक दिन में। तो अगर एक पर्सन को गांव के इलाके में 2400 कैलोरीज और शहर के इलाके में 2100 कैलोरीज पर पर्सन एक व्यक्ति को मिल रही है, तो मतलब उसकी लाइफ में वो ठीक ठाक कर रहा है, वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। अब रूरल एरियाज़ में ज़्यादा क्यों कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ऐसा मतलब जनरली हम लोगों ने ट्रेंड देखा है और ऐसा होता है कि जो गाँव के इलाकों में रहते हैं उनको फिजिकल लेबर काम, मतलब मेहनत का काम ज़्यादा पड़ता है, शहरों में मेहनत का काम कम पड़ता है, इसलिए कैलोरीज रिक्वायरमेंट शहरों की 2100 हैं, और जो गांव के लोगों की कैलोरी की रिक्वायरमेंट है वो 2400 मानी जाती है। एवरेज हम लोगों ने निकाल लिया है। तो यही है कि जो गांव के लोग हैं फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं तो उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती हैं शहर के लोगों से। अब मॉनेटरी एक्सपेंडिचर, मॉनेटरी का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड, वो पैसा कितना खर्च करता है एक इंसान पर डे कैलोरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, खाना खरीदने के लिए और ये सब चीज़ों के लिए। और हम ये भी चीज़ें ध्यान में रखते हैं कि टाइम के साथ साथ पैसे का, चीज़ों का रेट बढ़ भी जाता है, पैसा बढ़ जाता है चीज़ों का, तो उसको भी हम लोग डिफाइन करते हैं। इसलिए जो पॉवर्टी लाइन है वो टाइम के साथ साथ सालों में 10-10 साल में जो है चेंज भी होती रहती है। अब ये सारी की सारी कैलकुलेशन कर ली कि भाई इतनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, इतने की ये मिल रही हैं, है ना, और किस देश में किसको गरीब मानेंगे, ये सारी की सारी कैलकुलेशन करने के बाद अगर हम इंडिया पे आएँ तो ईयर 2012 और 11-12 क्यों लेते हैं हम लोग, इसलिए लेते हैं क्योंकि इस साल हुआ था सेंसस, यानी कि जनगणना, लोगों की गिनती की गई थी हमारे देश में 2011-12 में। और अब 2021 में सेंसस आ जाता, बट पेंडेमिक के बाद क्योंकि इतनी ज़्यादा हो नहीं पाई है तो मे बी शायद थोड़ा लेट आया, फिर डेटा आ जाए तो उसके बाद आपको सारी बुक्स में 2011 की जगह आपको 2021-22 दिखने लगेगा। तो फिलहाल हमारे पास यही डेटा है 2011-12 का। इसमें जो पॉवर्टी लाइन है वो एक पर्सन के लिए फिक्स कर दी है कि अगर एक इंसान महीने में 816, मतलब पूरी फैमिली की बात नहीं हो रही है यहाँ पे एक पर्सन की बात हो रही है। अगर एक पर्सन एक महीने में 816 कमाता है गांव के एरिया में अगर एक पर्सन एक महीने में 816 रुपीज़ कमा रहा है, और एक अर्बन एरिया शहर में रहने वाला पर्सन 1000 रुपये कमा रहा है एक महीने में, मतलब एक महीने में गांव में रहने वाला इंसान 816 रुपये कमा रहा है और शहर में रहने वाला अगर इंसान एक महीने में 1000 रुपये कमा रहा है, तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ जाएगा। मतलब वो इतना भी गरीब नहीं है कि वो अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। पूरे फैमिली की नहीं बात हो रही है यहाँ पे फैमिली की नहीं, एक इंसान की। तो अगर एक इंसान को एक महीने में 1000 चाहिए, तो अगर 5 लोगों की फैमिली है तो कम से कम उसको 5000 रुपये चाहिए महीने में, अगर उसे पॉवर्टी लाइन से ऊपर रखना है तो इसमें यही है कि रूरल एरियाज़ में तो 816 है और अर्बन एरियाज़ में ये अमाउंट 1000 रुपये है। अब डिस्पाइट लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट हायर अमाउंट ऑफ अर्बन एरियाज़, अब कैलोरी रिक्वायरमेंट तो अर्बन एरियाज़ में कम है, बट अमाउंट उसका हम लोगों ने ज़्यादा क्यों लिया है, क्योंकि शहरों में खर्चे ज़्यादा होते हैं। बेसिक एसेंशियल जो चीज़ें होती हैं वो थोड़े महंगे में मिलती हैं, महंगे दाम में मिलती हैं। तो ईयर 2011-12 के लिए एक फैमिली जिसमें 5 मेंबर्स हैं, अगर वो गांव में रह रहा है तो उसको कम से कम 4080 रुपये तो कमाने पड़ेंगे एक महीने में। 5 लोगों की फैमिली है तो उस फैमिली में 4080 रुपीज़ अगर मंथ के आ रहे हैं तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। ठीक है, सॉरी, अगर इतने आ रहे हैं तो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, और अगर 4080 से कम आ रहे हैं ना तो यानी कि पॉवर्टी लाइन के नीचे, मतलब वो इंसान बहुत गरीब है। और सिमिलर अगर अर्बन एरिया में कोई इंसान महीने के 5000 कमा रहा है और उसकी फैमिली में 5 मेंबर हैं तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। और 5000 से कम कोई पर्सन कमा रहा है जिसकी 5 लोगों की फैमिली है तो वो वही नीचे आ गया, काफ़ी गरीब हो गया, क्योंकि उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स इससे कम में पूरी नहीं होंगी अगर उसकी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं। तो अगर 10 मेंबर्स हो गए, वो इंसान 5000 कमा रहा है महीने के और फैमिली में 10 मेंबर्स हैं, तो सोचिए वो तो बहुत ही बुरी हालत होगी ना। तो पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट की जाती है नॉर्मली हर 5 साल में, इसको हम लोग पीरियोडिकली चेंज करते रहते हैं सर्वेज वगैरह लेकर के। और ये सर्वे कौन लेता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो पॉवर्टी लाइन है हम लोग कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं कि भाई इतनी इतनी ज़रूरत है, तो ये सारा कुछ सर्वे किया होगा ना, कुछ लोगों से बातचीत की होगी, कुछ है ना, बहुत सारे टेस्ट वगैरह किए होंगे, सैम्पल टेस्ट हुए होंगे। तो नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO का जो डेटा निकालते हैं, डेटा निकाला जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ये NSSO गवर्नमेंट की एजेंसी है, ये काम करती है और इसके अकॉर्डिंग ये पॉवर्टी लाइन
लाइन डिटरमाइन की जाती है। हाउएवर कंपैरिजन बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज़, मतलब ये एनएसएसओ तो हमारे देश के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए काम करता है, बट हम लोगों ने देखा है ना कि एक देश के लोग इतना कमा रहे हैं, दूसरे देश के लोग इतना कमा रहे हैं। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काम करती हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक पूरी दुनिया का डेटा लेती है और उसमें फिर वो पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन करती है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग अगर कोई एक इंसान एक दिन में $1 कमा रहा है, मतलब एक व्यक्ति अगर एक दिन में $1, यानी कि अगर इंडियन रुपीज़ में हम कन्वर्ट करें तो आज के टाइम पे 73.5, मतलब 73 रुपीज़ अगर एक इंसान एक दिन में कमा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर है वो। तो ये हम लोगों ने देख लिया पॉवर्टी लाइन के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी लाइन क्या होती है? एक लाइन बना दी गई है कि इस लाइन से, एक लाइन क्या है? लाइन बेसिकली पैसों की है। अगर एक इंसान एक दिन में वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 73 रुपीज़ कमा रहा है इंडिया में, तो वो गरीबी रेखा से ऊपर आता है। वरना अगर वो 50 रुपये कमा रहा है कोई पर्सन, तो वो गरीबी रेखा के नीचे आ गया। एक पर्सन की बात हो रही है, और फैमिली में तो फिर आप जितने भी मेंबर्स हैं उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब एक इंसान को अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स और अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरे करने के लिए इतने पैसे चाहिए एक दिन में। अब नेक्स्ट आता है पॉवर्टी एस्टिमेट, कि भाई पॉवर्टी को किस तरीके से एस्टिमेट किया जाता है। तो टेबल 3.1 में हम लोगों ने देखा है, देखिए ये वाली है टेबल 3.1, एक सेकेंड नीचे है। तो टेबल 3.1 यहाँ पर ये है, हम लोगों को बताया गया है कि 1993 और 94 में अर्बन एरिया में 50% लोग गरीब थे, और रूरल एरिया में, गांव में 50% लोग गरीब थे और अर्बन एरिया में 31। तो ये कुछ टेबल में हम लोगों को बताया हुआ है कि कैसे कैसे पॉवर्टी कम हुई है। 2011-12 में गाँव में 25% लोग गरीब हैं और शहर में 13% लोग पॉवर्टी लाइन से, मतलब काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं। तो इसमें हमें ये बताया गया है पॉवर्टी के एस्टिमेट्स के बारे में, कि हम लोगों ने देखा कि हमारा देश जब से आज़ाद हुआ है तब से जो पॉवर्टी है, गरीबी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। लगभग 45% जो थी पूरे देश में 45% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे 1993 में। अब 2004-05 में जब हम लोगों ने देखा तो 37% हो गए। ये प्रपोर्शन जो है बिलो पॉवर्टी लाइन का वो और ज़्यादा कम हो गया 2011-12 में। 2011-12 में हमारे देश में 21.9% लोग गरीब हैं एज़ पर गवर्नमेंट डेटा। अगर यही ट्रेंड रहा तो हमारे देश में जल्दी ही लोग 20% से भी कम गरीब लोग रह जाएंगे, और परसेंटेज ऑफ लोग जो कि पॉवर्टी लाइन में हैं वो 1973 से काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। मतलब ये पूरा का पूरा डेटा है, डेटा आप लोगों को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आप ये कह सकते हैं, आपको एक डेटा याद रखना है ये वाला, कि 1993 में हमारे देश की 45% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन में थी, और फिर उसके बाद अब जो डेटा आएगा, अब तो लगभग आप 1993 में कितना था 45%, और अगर आप लोग 2020 की बात करें तो आप लिखेंगे बिलो 21%, मतलब 21% हमारे देश की जो जनसंख्या है, देश की पॉपुलेशन का 21% से भी कम अब लोग जो हैं वो गरीब है। मतलब सपोज करिए अगर इस देश में 100 लोग रहते हैं तो 100 लोगों में से अब 20 ही लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, ये है इस चीज़ का मतलब। और 1993 में अगर हमारे देश में 100 लोग रहते थे तो कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे आते थे? 45 लोग। सिंपल सा ये इसका मतलब है। तो पॉवर्टी एस्टिमेट हमारे देश में एनएसएसओ के डेटा पर किया जाता है, और पूरे वर्ल्ड में कौन करता है? वर्ल्ड बैंक ये डेटा हमें बताता है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग अगर एक पर्सन की डेली, एक दिन की इनकम $1 से कम है तो वो गरीब है, वरना $1 से ज़्यादा है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। अमीर तो नहीं है बट वो गरीब भी नहीं है। अब आता है वल्नरेबल ग्रुप्स। तो वल्नरेबल लोग, हम लोगों ने वल्नरेबिलिटी का मतलब देख लिया था इससे पहले वाले वीडियो में, कि भाई चीज़ों से जो वंचित रह जाते हैं, जिनके पास कोई चीज़ें मतलब एक्सेस करने के लिए पैसे की कमी है या फिर हेल्थ की कमी है, एजुकेशन की कमी है, तो वल्नरेबल है। अब वल्नरेबल ग्रुप्स कौन कौन से हैं हमारे देश में? बेसिकली देखते हैं, जो SC, ST और फिर OBC कम्युनिटी, और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ काफ़ी सारी, या फिर विमेन, एल्डरली, चाइल्ड, है ना, गर्ल चाइल्ड स्पेशली, इनको हम लोग वल्नरेबल ग्रुप्स में काउंट करते हैं। तो प्रपोर्शन ऑफ पीपल जो है ना बिलो पॉवर्टी लाइन, वो सारे के सारे सोशल ग्रुप्स में वो सेम नहीं है, और सारी इकोनॉमिक कैटेगरीज में भी सेम नहीं है। जैसे कि सोशल ग्रुप्स जो कि मोस्ट सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, मतलब इनके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं गरीब होने के, वो हैं शेड्यूल्ड कास्ट, SC, ST कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं उनके गरीब होने के हमारे देश में सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। सिमिलरली अगर इकोनॉमिक ग्रुप्स में बात करें तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल जो लोग होते हैं, पैसे से रिलेटेड हम बात करें, जो रूरल एग्रीकल्चरल लेबर है, जो खेतों में लेबर काम करती है, वो सबसे ज़्यादा उनके गरीब होने की प्रोबेबिलिटी है। और शहरों में जो लोग मजदूरी का काम करते हैं उनका सबसे ज़्यादा गरीब होने के चांसेस होते हैं। तो 3.1 का जो ग्राफ था इसमें हम लोगों ने देखा था अलग अलग लोग जो गरीब हैं। अब देखिए, although average for people below poverty line for all groups in India is
48 आउट ऑफ 100 पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब। तो देखिए इसमें क्या है ना कि हमारे देश में ये देखिए ये वाला जो ग्राफ है, ग्राफ 3.1, इसमें शेड्यूल ट्राइब जो रूरल एरियाज़ में हैं वो 45% गरीब हैं। तो अलग अलग हमें डेटा गिवन है कि रूरल इंडिया में कितने परसेंट लोग जो गरीब हैं। शेड्यूल कास्ट में 31% लोग जो कि गांव में रहते हैं वो गरीब हैं। और एवरेज पॉवर्टी क्या है हमारे देश की, 21.9 है। तो आप देख रहे हैं एवरेज तो 21 है, बट जो ट्राइबल लोग, एसटी कम्युनिटी के लोग जो गाँव में रहते हैं वो 45% उनमें से गरीब हैं। तो मतलब कितना ज़्यादा बड़ा गैप है एससी और एसटी कम्युनिटी के लोग, या फिर एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो होते हैं, या फिर जो कैजुअल लेबर होते हैं, वो हमारे देश की जो ओवरऑल गरीबी है ना उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा इन कम्युनिटीज़ का है, स्पेशली एससी और एसटी का। ये सबसे ज़्यादा गरीब होते हैं अगर हम ओवरऑल देश की बात करें तो इसमें यही है कि यही बताया गया है ग्राफ में कि कौन कौन से लोग ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। ये यहाँ तक हमने देख लिया था। सिमिलरली 47% जो कैजुअल लेबर्स हैं, ये मतलब पूरा का पूरा जो ग्राफ है ना, यही ग्राफ बताया गया कि कैजुअल लेबर्स जो हैं वो कितने गरीब हैं। तो इसमें हम लोगों को ये डेटा बताया हुआ है कि मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स कौन कौन से हैं हमारे देश में। तो बेसिकली हमें इस ग्राफ से पता लगता है कि शेड्यूल ट्राइब्स जो कि रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, शेड्यूल कास्ट जो कि रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा गरीब हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग अपनी इंडिया की पॉवर्टी रेशियो से भी कंपेयर करें। तो जो लोग खेतों में काम कर रहे हैं या फिर शहरों में भी जो कैजुअल लेबर्स हैं, जैसे कि आप जो कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्कर्स या फिर रिक्शा पुलर्स होते हैं, रैग पिकर्स जो कि कबाड़ वाले होते हैं, मतलब ये जो हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप है हमारे देश में। अब ये देखिए एक स्टोरी है यहाँ पर। अच्छा पहले हम ये देख लेते हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है इनकी पॉपुलेशन में हम लोग गरीबी ज़्यादा देखते हैं। ज़्यादा मतलब रिसेंट स्टडी जो हुई है उसमें हमें बताते हैं कि एक्सेप्ट शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड जितने भी हैं, शेड्यूल कास्ट, रूरल, एग्रीकल्चर, वो लोग जो हैं उनकी पॉवर्टी जो है उनका हम लोगों ने 1990s के बाद पॉवर्टी रेट हर कास्ट में, हर क्लास ग्रुप में कम होते हुए देखा है। बट जो शेड्यूल ट्राइब है उसमें गरीबी की रेखा मतलब गरीबी कम होने का जो ट्रेंड है ना वो कंपैरेटिवली बाकी सबसे थोड़ा धीमा है। मतलब गरीबी तो कम हो रही है देश में, बट जो एसटी कम्युनिटी है ना इसमें गरीबी धीरे कम हो रही है, ये आप समझ लीजिए। तो इन सोशल ग्रुप्स के अलावा अगर हम लोग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम देखें फैमिली में, मतलब फैमिली में एक फैमिली गरीब है, उस गरीब फैमिली में भी सबसे ज़्यादा गरीब कौन है? तो सबसे ज़्यादा गरीब एक गरीब फैमिली में भी कौन होती हैं? विमेन, या फिर जो बूढ़े लोग होते हैं, या फिर जो इन्फेंट होती हैं, बच्चियाँ, छोटी बच्चियाँ जो होती हैं, उनके गरीब होने की और भी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि जो न्यूट्रिशन है वो या तो फैमिली के मेल मेंबर के पास जाता है जो एल्डर है, जो कमा रहा है, या फिर जो उस फैमिली का लड़का है, बच्चा जो मेल है। तो जो बच्चियां होती हैं फीमेल्स, या फिर जो विमेन होती हैं, या फिर जो एल्डरली लोग होते हैं, उनमें न्यूट्रिशन की और भी ज़्यादा कमी होती है। तो जो विमेन है, चिल्ड्रन स्पेशली गर्ल या फिर ओल्ड पीपल, वो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है। मतलब पुअर में भी सबसे ज़्यादा पुअर, गरीबों में भी सबसे गरीब कौन है? विमेन, या फिर जो बच्चे हैं गर्ल चाइल्ड, या फिर फैमिली के जो बूढ़े लोग हैं वो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं। तो इसमें हमें ये बताया गया है। अब यहाँ पे हमें बताते हैं स्टोरी ऑफ शिवारमन। तो स्टोरी ऑफ शिवारमन में ये है कि जो शिवारमन है वो एक विलेज है तमिलनाडु में, करूर में। वहाँ पे ये एक हैंडलूम क्या विलेज है, यहाँ पे काफ़ी सारे जो बुनकर हैं उनकी फैमिली है, जिसमें लगभग 100 फैमिली इस विलेज में है। शिवारमन एक कॉबलर है, कॉबलर की कास्ट को बिलोंग करता है, जूते वाले जो होते हैं, है ना। और ये एग्रीकल्चर लेबरर की तरह काम करता है खेतों में, इसको 50 रुपये मिलते हैं दिन के, और ये भी लगभग 5-6 महीने के लिए होता है। इसके बाद इसे ऐसे ही इधर उधर कोई और जॉब्स करनी पड़ती है। इसकी वाइफ सेम काम करती है और उसको सेम काम के लिए इसकी वाइफ को खेत में 25 रुपये मिलते हैं। शिवारमन की फैमिली में 8 लोग हैं। 8 लोगों में से इनकी एक वाइफ है और इनकी मदर हैं जो कि 65 ईयर ओल्ड हैं, वो काफ़ी बीमार रहती हैं। इनकी बहन है जो कि 25 साल की है, और इनके जो हैं 4 बच्चे हैं जो कि 1 से 16 साल की एज के हैं। अब इनकी जो बहन है उसकी शादी नहीं ये कर पा रहे हैं क्योंकि इनके पास पैसे की कमी है, और इनकी बहन से शिवारमन जो है, इनकी बहन और इनकी शिवारमन की वाइफ की बनती नहीं है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं इनके परिवार में। और कभी कभी जो शिवारमन है वो, तो देखिए वैसे तो शिवारमन की जो फैमिली है काफ़ी गरीब है, बट कभी कभी शिवारमन जो है दूध लेकर के आता है, और वो दूध किसको देता है? वो अपने बेटे को ही देता है, और फैमिली में किसी को भी नहीं। तो इससे हमें समझ में आता है कि विमेन, चिल्ड्रन, फीमेल चाइल्ड अपनी ही फैमिली में पुअरेस्ट ऑफ द पुअर होते हैं। अब इंटर स्टेट डिस्पैरिटी, इंटर स्टेट का मतलब है अगर हम 2, 3, 4 कई स्टेट्स को कंपेयर करें तो उन कंपेयर्स में क्या क्या उन स्टेट्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो क्या क्या भिन्नताएं हैं। तो इंडिया में जो पॉवर्टी है ऑल्सो हैज़ अनदर एस्पेक्ट और डायमेंशन, मतलब इंडिया में पॉवर्टी का, गरीबी का एक और एस्पेक्ट भी है, वो है प्रपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इन द सेम
इज़ नॉट इन द सेम इन द एवरी स्टेट। तो मतलब क्या है कि जो गरीब लोग हैं ना वो सारी की सारी स्टेट में बराबर नहीं है। कोई कोई स्टेट है जिसमें कम गरीब हैं और कोई स्टेट है, कोई हमारे देश का राज्य है जिसमें ज़्यादा गरीब हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें कि सक्सेस जो रेट है पॉवर्टी कम करने का वो भी काफ़ी अलग अलग है अलग अलग स्टेट्स में। रिसेंट हम लोग को पता लगता है कि अगर 21.9% हमारे देश में लोग गरीब हैं तो मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में ही ज़्यादातर गरीब लोग रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा यहाँ पर ज़्यादा गरीब लोग हैं। और बिहार और उड़ीसा तो मतलब सबसे ज़्यादा गरीब स्टेट हैं। बिहार में 33% जो उनकी पॉपुलेशन है वो गरीब है और उड़ीसा में 37% उनकी पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे आती है। अलॉन्ग विथ पॉवर्टी, अर्बन पॉवर्टी मतलब शहरों में रहने वाले गरीब लोगों की संख्या भी उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा है। तो मतलब ये कुछ स्टेट्स हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। अगर हम कंपेयर करें केरला से, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या वेस्ट बंगाल से, तो यहाँ पे गरीबों की संख्या बाकी स्टेट से काफ़ी कम है। स्टेट जैसे कि पंजाब, हरियाणा वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं अपने स्टेट में, अपने राज्य में गरीबी को कम करने में। तो पंजाब और हरियाणा मतलब काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं कि भाई उन्होंने गरीबी को काफ़ी कम कर दिया है अपने राज्यों में। केरला ने ज़्यादा फोकस किया है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे, मतलब एक इंसान को एक रिसोर्स बनाया जाए, उसको पढ़ाया जाए, उसको अच्छी हेल्प दी जाए ताकि वो ह्यूमन रिसोर्स का काम करे। इस फील्ड में केरला ने बड़ा अच्छा काम किया है। वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म्स लेकर के आए थे, मतलब उन्होंने ज़मीन, जो लैंड होती है ना, ज़मीन होती है, उसमें काफ़ी अच्छे काम किए थे उसने, वेस्ट बंगाल ने। इसकी वजह से वहाँ पे गरीबी काफ़ी कम हो गई थी। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है ना फूड ग्रेन्स का, वो काफ़ी अच्छा है। इसी वजह से गरीबों की संख्या कम हुई है। मतलब जो पीडीएस सिस्टम होता है जिससे गरीबों को राशन दिया जाता है, वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने काफ़ी अच्छे से इसमें काम किया है, जिससे इनके प्रदेश में, इनके स्टेट में गरीबी काफ़ी कम हो गई है। अब जो आगे का चैप्टर है ना ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो वाला, और फिर आगे हम लोग कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज का पार्ट 3। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी कुछ देख लिया है, दोबारा रिपीट करूँगी, वीडियो बड़ी होगी तो आगे से देखते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये इंटरस्टेट डिस्पैरिटी देख लिया था। अब हम देखते हैं ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, मतलब पूरी हमने इंडिया के बारे में देख लिया था कि स्टेट में किस तरीके से कोई स्टेट अमीर है, कोई स्टेट गरीब है, किस वजह से। अब देखते हैं कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। तो प्रपोर्शन, मतलब लोग जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में, देखिए क्या होता है ना, एक होती है डेवलप, एक बिल्कुल डेवलप कर चुकी है, मतलब वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, वहाँ के लोगों की हेल्थ जो है वो काफ़ी अच्छी है, साफ़ सफाई काफ़ी है वहाँ उस देश में, तो वो कहते हैं कि भाई वो डेवलप्ड नेशन है, अच्छा कमा रहे हैं वहाँ लोग। एक होता है डेवलपिंग, जो मतलब बहुत सारे लोग, अगर गरीब भी नहीं है तो सारे लोग अमीर भी नहीं है, तो वो डेवलप कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और एक होता है अंडर डेवलप, की मतलब बहुत ही बुरी हालत है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, और उसमें कुछ लोग, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी, मतलब बहुत ही ज़्यादा गरीबी में रह रहे होते हैं। तो वर्ल्ड बैंक डिफाइन करती है कि जो लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ में $1.25 से कम कमा रहे हैं वो लगभग 43% थे 1990 में। तो हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में देखा था कि जो $1 से ज़्यादा कमा रहे हैं भाई वो गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं। बट अब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक बताती है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो $1.25 से लोग कम कमा रहे हैं वो 43% है, मतलब देश की आबादी का 43% तो $1.25 से कम कमा रहे हैं, बस सिर्फ वो गरीबी रेखा से जस्ट ऊपर ही आ रहे हैं। तो ऐसा 1990 में था। 22% अब 45%, जो कि 45% लोग बहुत गरीब थे 1990 में डेवलपिंग कंट्रीज़ में। अब 2008 में अगर हम देखें तो वो हो गए हैं 22%। तो मतलब गरीबी कम हुई है। ऑल्दो ये मतलब रिडक्शन हुआ है ग्लोबल पॉवर्टी में, बट रीजनल डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो पॉवर्टी, गरीबी कम हुई है, बट किसी देश में बहुत ज़्यादा कम हो गई है गरीबी और कहीं पर गरीबी इतनी ज़्यादा कम नहीं हुई है। जैसे कि चाइना में काफ़ी सब्सटेंशियल डिक्रीज़ आया, मतलब गरीबी, जो लोग पहले बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करते थे चाइना में, अब वो उनकी कंडीशन काफ़ी ठीक हो चुकी है। ऐसे ही साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जैसे कि थाईलैंड, इंडोनेशिया वगैरह, यहाँ पर भी गरीबी कम हुई है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी अच्छा हुआ है, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट की गई है, तो लोगों को एजुकेट किया गया है, उनकी हेल्थ पर ध्यान दिया गया है, तो इससे गरीबी कम हुई है। चाइना के में जो पुअर लोग थे ना वो 1981 में 85% थे, मतलब
5% लोग गरीब थे चाइना में, वो 1981 में। अब 2008 को अगर हम लोग देखें तो सिर्फ 14% लोग गरीब रह गए हैं चाइना में। तो देखिए कितना ज़्यादा ड्रास्टिक डिक्रीज़ आया है। साउथ ईस्ट एशिया का हम लोगों ने देख लिया कि थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार वगैरह आते हैं। साउथ इंडिया, जैसे साउथ एशिया, इंडिया नहीं, इंडिया का तो पूरे पार्ट में, जैसे कि सपोज ये देश है तो नीचे वाला पार्ट साउथ इंडिया हो गया। बट साउथ एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? इंडिया आता है, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ये सारे के सारे देश साउथ एशिया में आते हैं। यहाँ पर मतलब गरीबी बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं गिरी है जैसे चाइना में गिरी है। तो 2013-14 का इकोनॉमिक सर्वे सरकार निकालती है कि भाई क्या क्या हो रहा है देश में। तो पॉवर्टी रेशियो 2011-12 में हम लोगों ने देखा कि बिहार में 33% लोग गरीब हैं और केरला में सिर्फ 7% लोग ही गरीब हैं। तो ये देखिए स्टेट्स में कितना डिफरेंस है। अब आता है ये डिक्लाइन हुआ है परसेंटेज में पुअर का, फिर भी नंबर ऑफ पुअर जो हैं वो नंबर ऑफ पुअर हैज़ डिक्लाइन मार्जिनली फ्रॉम 61% इन 1981 टू 36% इन 2008 बिकॉज ऑफ डिफरेंट पॉवर्टी लाइन डेफिनेशन। अब देखिए जो पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन है ना, वो भी बहुत ज़्यादा बदल दी गई है, लीनियंट कर दी गई है। पहले जिन लोगों को गरीब मानते थे अब उन लोग को गरीब ही नहीं मानते, तो नंबर ऑफ पुअर्स तो वैसे ही कम हो जाएगा, है ना। तो डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन की वजह से, तो अलग अलग पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन की वजह से जो है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग नंबर ऑफ पुअर पीपल हमारे देश में और पूरी दुनिया में होते रहे हैं। तो पॉवर्टी इन इंडिया इज़ ऑल्सो शोन हायर देन द नेशनल एस्टिमेट। तो मतलब बाकी अगर वर्ल्ड बैंक का देखें तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इंडिया में ज़्यादा लोग गरीब हैं और इंडिया के खुद के एस्टिमेट्स के हिसाब से कम है, तो ये बात हो जाती है। तो इसमें सब सहारन अफ्रीका, सब सहारन देखिए अगर सपोज करिए ये अफ्रीका है, वैसे में से मैप ऐसा नहीं है, अफ्रीका का अलग है। तो ये वाला जो बीच वाला एरिया है ना, इसको सब सहारा डेजर्ट के वाला जो एरिया है वहाँ पे पॉवर्टी बहुत ही ज़्यादा है। इनफैक्ट वहाँ पर पॉवर्टी बढ़ गई है फ्रॉम 51% इन 1981 टू 47% इन 2008। तो मतलब 51% थी बट 47% कोई बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस तो यहाँ पे नहीं आया है ना। तो इसमें इन लैटिन अमेरिका पॉवर्टी ऑफ रिमेन्ड द सेम। तो पॉवर्टी रेशियो लैटिन अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका में पॉवर्टी लोग जितने पहले गरीब थे उतने ही आज गरीब हैं, यही बात। लैटिन अमेरिका इट हैज़ डिक्लाइंड फ्रॉम 11% इन 1981 टू 6.4% इन 2008। तो मतलब पहले 11% लोग गरीब थे और अब 6.4% है। तो आप देखेंगे कि हुआ तो है कम बट बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आया है। पॉवर्टी को हम बहुत ज़्यादा कुछ देशों में रीसरफेस हो गए, जैसे रशिया जैसे देशों में पहले लोग गरीब नहीं थे, अब गरीब हो गए हैं। पहले नॉन एग्जिस्टेंट थी पॉवर्टी, मतलब सरकार के हिसाब से वहाँ पे कोई गरीब था ही नहीं, बट अब वहाँ पे भी गरीब हैं। तो हम लोगों ने 3.2 टेबल में भी अभी देखा था कि पॉवर्टी किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ में है और इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन किस तरीके से डिफाइन की जाती है। जिनको $1 से कम जो लोग कमाते हैं दिन का वो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। अब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, देखिए यूनाइटेड नेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल की जिसमें 193 देश इसके सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, इंडिया भी उनमें से एक है। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन के मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो क्या कहते हैं कि फॉर रिड्यूसिंग द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग ऑन लेस देन $1। तो इसमें यह है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, मिलेनियम मतलब एक पूरी सदी में जो गोल हैं हमारे कि हमें देश को या दुनिया को आगे बढ़ाना है, उसमें लोगों की जो संख्या है, जो लोग दिन के $1 से भी कम कमाते हैं, उन लोगों को इस कंडीशन से बाहर निकालना है, उनकी इनकम बढ़ानी है। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे 1990 से लेकर के 2015 में जो है कि हम लोगों को लोगों की कंडीशन ठीक करनी है। तो खैर ठीक हुई भी है बट इतना जैसा चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ है। पॉवर्टी कंपैरिजन अमंग सम सेलेक्टेड कंट्रीज़, तो नाइजीरिया में 62% लोग गरीब हैं, श्रीलंका में सिर्फ 4% लोग गरीब हैं और इंडिया में 25%, जो कि $1.25 मतलब इतने डॉलर से भी कम कमा रहे हैं 2013 तक आते आते भी। मतलब इंडिया के बहुत सारे लोग हैं, 25% लोग हैं जो $1.25 से भी कम पैसा कमाते हैं। ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है 2014 की, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है। अब ये देखिए कि चाइना में किस तरीके से गरीबी घटी है। ये देखिए वाला चाइना का ग्राफ है, कैसे चाइना में गरीबी घटी है, और बाकी सारे देशों का भी ग्राफ यहाँ पे हमें बना करके दिखाया हुआ है। अब नंबर ऑफ बाय रीजन, इलाकों के हिसाब से जो सब सहारन अफ्रीका है वहाँ पर मतलब पॉवर्टी तो हर जगह कम होती हुई हमको दिख रही है, बट स्टिल जितना रेट से कुछ देशों में किसी ज़्यादा रेट से, कुछ देशों में कम रेट से पॉवर्टी घटती हुई दिख रही है। अब कॉजेज ऑफ पॉवर्टी मतलब गरीबी के कारण क्या क्या होते हैं। तो
नंबर ऑफ़ कॉजेज़ होते हैं गरीबी के हमारे देश में। पॉवर्टी वाइड स्प्रेड है, मतलब बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं हमारे देश में, और इसके कई सारे कारण हैं। एक हिस्टोरिकल रीज़न ये है कि हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज था। उन्होंने हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे, हमारे देश के लोग कुछ कमा पाए इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। 200-250 सालों तक उन्होंने राज किया और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। उनकी पॉलिसीज़ की वजह से जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट था, जो लोग हथकरघा जैसे कि हाथ से काम करा करते थे, जैसे कढ़ाई करना, बुनाई करना या जूते बनाने, ये सब इंडस्ट्रीज़ उन्होंने ख़त्म कर दी। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े बनाने की इंडस्ट्री को भी उन लोगों ने डिस्करेज किया कि भाई मत करो इसको। इसकी वजह से क्या हुआ है कि लो रेट ऑफ ग्रोथ परसिस्ट अंटिल 1980s के आते आते भी हमारे देश की जो ग्रोथ रेट थी वो अच्छी नहीं थी। अब ग्रोथ रेट नहीं होगी, नौकरियां नहीं होंगी, बिजनेस नहीं बढ़ेंगे, तो लोग की गरीबी कैसे कम होगी। इससे क्या हुआ कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कम थी। जॉब सबसे ज़्यादा देती है इंडस्ट्रीज़। जब इंडस्ट्रीज़ ही कम होंगी तो जॉब्स कहाँ से आएंगी। इसकी वजह से लोगों की सैलरीज भी काफ़ी कम थी। अब क्या हुआ, इसकी वजह से हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। अब इसकी वजह से तो नहीं, बट साथ साथ एक तो आपके देश में गरीबी ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज़ कम है, बट आप लोग के लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़े जा रही है, तो वो जनसंख्या खाएगी कहाँ से, तो इस वजह से गरीबी बढ़ती है। अब इससे क्या हुआ, ये दोनों जो कंबाइंड हुए ना फैक्टर, की पॉपुलेशन ज़्यादा है और गरीबी भी ज़्यादा है, इससे क्या हुआ कि हमारी ग्रोथ रेट पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा। अब कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, कुछ लोग बहुत कम कमा रहे हैं, तो पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति आय जो कि निकाली जाती है ना, कि भाई कितना लोग कमा रहे हैं और कितनी देश की आबादी है, तो कमाई भले ही ज़्यादा हो, अगर आबादी भी ज़्यादा है तो एक व्यक्ति की आय तो कम ही पड़ जाती है ना। तो इसलिए हम लोगों का फेलियर रहा काफ़ी ज़्यादा दोनों फ्रंट पे, कि हम लोग इकोनॉमिकली भी ग्रो नहीं कर पाए और पॉपुलेशन को भी कंट्रोल नहीं कर पाए। तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और पैसा कम कमा रहे होंगे, इससे क्या होता है, ये साइकिल ऑफ पॉवर्टी होती है कि लोग गरीबी में धंसते जाते हैं, कि परिवार का साइज़ बड़ा है, पैसा कम कमा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के लोग गरीब ही तो होते जाएंगे। अब क्या हुआ, फिर 1960s के बाद इरिगेशन की फैसिलिटीज़ आई, सिंचाई होने लगी, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया और इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हुई एग्रीकल्चर सेक्टर में। इससे क्या हुआ, बट द इफेक्ट्स वर लिमिटेड टू सम पार्ट ऑफ इंडिया। तो जैसे कि हरियाणा, पंजाब में ही ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, जिसमें पेड़ों को पानी, मतलब फसलों को पानी दिया गया, हाइब्रिड फसलें लाई गई, इरिगेशन की फैसिलिटीज़, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, है ना, ये सब लाया गया। इसके बारे में 10th क्लास में आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ेंगे एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में। तो इससे क्या हुआ, लोगों की इनकम बढ़ी और फिर इंडस्ट्रीज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में लगने लगी। पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी कंपनियां, प्राइवेट सेक्टर, और इन्होंने भी कुछ जॉब क्रिएट करी। बट ये फिर भी काफ़ी नहीं था कि जितने भी हमारे देश की, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए सबके लिए जॉब फिर भी अवेलेबल सही तरीके से नहीं हो पाई। प्रॉपर जॉब्स शहरों में नहीं मिल पाई लोगों को। फिर लोगों ने क्या किया, शहरों में गए तो कुछ लोग रिक्शा वाले बन गए, कुछ लोग फेरी वाले बन गए, कुछ लोग कंस्ट्रक्शन के काम में मजदूर बन गए, कुछ घर में जैसे होते हैं ना मेड्स वगैरह, इनका काम करने लगे। तो इनकी काम तो करने लगे, बट ये इनके पैसा बहुत ज़्यादा कम कमाते थे। और शहरों में घर जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, तो इनको अफोर्ड नहीं कर पाते थे लोग, क्योंकि बहुत ही कम पैसे में काम कर रहे थे। तो वो स्लम्स में, झोपड़पट्टियों में जाकर के रहने लगे, शहरों के बाहर। और इसकी वजह से क्या हुआ कि लार्जली रूरल फिनोमेना आल्सो बिकम द फीचर ऑफ अर्बन सेक्टर। तो जो गरीबी थी गांव में, शहरों में वो गरीब लोग आए, उनको काम तो मिला बट पैसा बहुत कम मिला, तो फिर वो बिल्कुल गांव के तरह ही झोपड़पट्टियों में रहने लगे। तो जो गांव का फिनोमेना था ना गरीबी का, वो शहरों में भी आकर के बस गया। अनदर फीचर जो कि हाई पॉवर्टी रेट्स हैं, बहुत ज़्यादा गरीबी है, वो है ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज़। मतलब किसी के पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कुछ भी नहीं है। रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा अनइक्वल है, किसी के पास लैंड बहुत ज़्यादा है तो किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी सारी पॉलिसीज सरकार ने बनाई कि ये सारी के सारे प्रॉब्लम्स, कि रिसोर्स, किसी के पास पैसा ज़्यादा है बहुत, किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है, किसी के पास कुछ है ही नहीं, घर तक नहीं है, तो ये सारी इनइक्वालिटीज़ हट जाए। बट सरकार की पॉलिसीज़ इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई हैं। काफ़ी सारे लैंड रिफॉर्म्स इनिशिएटिव लिए गए, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल एरियाज़ इम्प्लीमेंट मतलब किया गया कि भाई जिसके पास ज़्यादा लैंड है उससे लेकर के गरीबों को दिया जाए। बट कहीं पर थोड़ा बहुत चला, जैसे वेस्ट बंगाल में ये सब चला ठीक ठाक, बट बाकी जगह नहीं चल पाया। कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, कुछ ने नहीं काम किया। तो इसलिए लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज, तो इसकी वजह से क्या हुआ, मेजर कॉज है पॉवर्टी इन इंडिया का, कि कुछ लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है ना, कुछ बिल्कुल, ज़्यादातर लोग, कुछ ही लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनके पास बहुत कम पैसा है। और यही है हमारे देश में गरीबी का कारण। इसलिए हमारे देश में बहुत सारे करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। लगभग 25 करोड़ की आबादी आज भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा गरीब है। फिर उसके बाद काफ़ी सारे सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक फैक्टर्स भी रहे हैं जो कि गरीबी से रिलेटेड है, जैसे कि सोशल ऑब्लिगेशंस होते हैं, कुछ रिलीजियस सेरेमनीज़ होती हैं। इंडिया के लोग इंक्लूडिंग काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं शादियों पर या कुछ
सेरेमनीज़ पर उनके पास पैसा नहीं होता, उधार लेकर के खर्च करते हैं और फिर वो उधारी चुका नहीं पाते और भी ज़्यादा गरीब होते जाते हैं। जैसे कि स्मॉल फार्मर्स हैं, उनको एग्रीकल्चर इनपुट खरीदने के लिए, सीड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। और पुअर पेपर को ज़्यादा सेव तो कर नहीं पाते, वो उधार लेते हैं और फिर उसके बाद वो उधार चुका नहीं पाते, फिर वो एक तरह से गरीबी के जाल में फंस के रह जाते हैं। और इनडेटनेस, डेट होता है उधार, तो मतलब इनडेटनेस में वो पूरी की तरह पूरे फंस के रह जाते हैं और यही उनकी पॉवर्टी की साइकिल का कारण बनता है कि वो जितना कमाते हैं फिर उधार का ब्याज चुकाने में उससे ज़्यादा उनका चला जाता है, तो कुछ बचा ही नहीं वो पाते हैं। अब आता है एंटी पॉवर्टी मेजर्स। सरकार ने क्या क्या काम किए हैं कि किस तरीके से गरीबी को हटाया जाए। गरीबी उन्मूलन के लिए लाए गए कानून। तो पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए काफ़ी बड़ा ऑब्जेक्टिव था भाई हमारे देश में गरीबी हटाना। तो करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रैटेजी जो थी वो 2 चीज़ों पे बेस है। बेसिकली जो एंटी पॉवर्टी गरीबी हटाने के प्रोग्राम है गवर्नमेंट चलाती है, वो है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि भाई देश आगे बढ़ेगा तो गरीबी ऑलरेडी कम हो जाएगी। और टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, तो कुछ गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाने के कुछ प्रोग्राम भी सरकार ने चलाए। ओवर पीरियड ऑफ 30 ईयर्स लास्टिंग अप टू अर्ली 80s, तो 1980s तक देयर वॉज अ लिटिल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ एंड नॉचमट रिडक्शन इन पॉवर्टी। तो हमारा देश आज़ाद हो गया था 1947 में। 1980 तक लोगों की इनकम कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, कुछ बहुत ज़्यादा प्रोग्राम भी सक्सेसफुल नहीं हुए। ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट हमें बताते हैं कि लगभग 45% जो आबादी थी अर्ली 1950s में जब देश आज़ाद हुआ, वो मतलब जितनी गरीब थी ना 1950 के टाइम पर, उतनी ही वो जनसंख्या गरीब रही 1980 तक भी। 30 साल तक देश में ज़्यादा कुछ नहीं बदला। बट 80s के टाइम के बाद इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही और वन ऑफ द फास्टेस्ट रही दुनिया में, मतलब काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हम लोग देश को आगे बढ़ा रहे थे। इसकी वजह से क्या हुआ, द एवरेज ग्रोथ रेट जो 3.5% थी 1970 में, वो 6% हो गई 1980 और 1990 में। मतलब हम लोग 6% की ग्रोथ रेट से आप समझिए कि अमीर हो रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। ये ग्रोथ रेट मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। कैसे ग्रोथ रेट कैसे बढ़ता है, इंडस्ट्रीज़ लगती हैं, नई नई जॉब्स आती हैं, लोगों के पास पैसा आता है, उससे ग्रोथ रेट बढ़ती है। अब लोगों के पास पैसा आया तो पॉवर्टी रेट कम होने लगे, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ नई नई लगने लगी देश में, और मतलब खेती में भी इजाफा हुआ, नए नए उद्योग लगे, तो इससे लोगों को नौकरियां मिली, लोगों को काम करने को मिला, उससे उनके पास पैसा आया, है ना। तो ये पॉवर्टी रिडक्शन के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वाइडन्स करती है अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रोवाइड्स रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना, जब पैसा आता है तो ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि एजुकेशन देने के लिए, उनको हेल्थ देने के लिए, सैनिटेशन देने के लिए, घर, क्लोथिंग, ये सारी की सारी चीज़ें भी फिर सरकार दे पाती है। और इससे ऑल्सो इनकरेज होते हैं बच्चे कि भाई अपने मतलब उनके पास, लोगों के पास पैसा है तो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, काम पे क्यों भेजेंगे, अपनी बच्चियों को भी स्कूल भेजेंगे, उनके पास पैसा है तो, ताकि उनको अच्छे इकोनॉमिक रिटर्न्स मिले, बच्चा बड़े होकर के फिर अच्छा पैसा कमाएगा। हाउएवर पुअर जो हैं बहुत ज़्यादा इसका एडवांटेज नहीं ले पाए, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी, हुआ था लोगों को फ़ायदा, बट मिडिल क्लास को ज़्यादा हुआ था, बहुत गरीब लोगों को इतना नहीं हुआ था। ग्रोथ जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में, हम लोगों को लगा था कि खेती में भी ग्रीन रिवॉल्यूशन आएगा, बहुत ग्रोथ होगी, बट इतनी ग्रोथ नहीं हुई जितनी एक्सपेक्ट की गई थी। तो इसलिए जो गांव के लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड रहे, बट इतना ज़्यादा कमा नहीं पाए। इस सर्कमस्टांसेस में एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स तो लाना ज़रूरी था। इकोनॉमिक ग्रोथ ने काफ़ी कुछ किया बट इतना नहीं कर पाई, तो गवर्नमेंट ने भी एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम डायरेक्टली काफ़ी चलाए, जैसे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एमजी नरेगा चलाया गया। इसमें 100 दिन का आपको काम मिलेगा, मतलब जो भी चाहता है, और उसको अनस्किल्ड वर्क, मतलब कोई मजदूरी का काम मिल जाएगा गांव के इलाके में। इससे क्या होगा कि 100 दिन का काम मिलेगा उसको, कुछ 100 दिन तो कम से कम रोज़गार मिलेगा ना। उसमें क्या क्या कराएगा कि जो जैसे सूखा पड़ता है उसके लिए काम करवाएगा, जैसे खड्डे खुदवाएगा ताकि बारिश का पानी उसमें भर सके, और डिफॉरेस्टेशन ना हो, पेड़ लगवाएगा, सॉइल इरोजन ना हो, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा गया। 1/3 जो है जॉब्स वो रिजर्व रखी गई कि मतलब अगर 100 जॉब है ना तो उसमें से 33 तो वुमेन को ही दी जाएंगी। स्कीम ने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी लगभग, इस स्कीम जो एमजी नरेगा स्कीम थी, लगभग 220 करोड़ लोगों को पर्सन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट लोगों को प्रोवाइड हुआ, और लगभग 5 करोड़ घरों को इससे फ़ायदा हुआ। और इसमें SC ST वुमेन पर्सन जो है स्कीम में 23% जो हैं SC, 17% ST और 53% वुमेन, मतलब 33% कोटा रखा गया था, उसके बाद 53% वुमेन को इसमें काम मिला। मतलब जितने लोग थे, अगर 100 लोगों ने काम किया तो उसमें से 53 वुमेन ने काम किया। तो एवरेज वेज जो उनकी इनकम थी वो भी 65 रुपीज़ थी 2006 में, वो 132 कर दी गई 2013 में। तो मतलब इनकम भी उनकी इंक्रीज़ हुई। तो MG नरेगा से 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से
वो होता है ना पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स में पूछा जाता है कि MG नरेगा का इसमें 100 दिन का वर्क दिया जाता है और काफ़ी लगभग 5 करोड़ फैमिलीज़ को इससे फ़ायदा हुआ है और SC ST वुमेन को काफ़ी ज़्यादा इससे काम मिला है MG नरेगा में, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब आता है प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना। तो रोज़गार दिया गया, रोज़गार मतलब एम्प्लॉयमेंट, नौकरियां। तो इसमें ये स्कीम स्टार्ट की गई थी 1993 में। इस प्रोग्राम में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरियाज़ एंड स्मॉल टाउन्स। तो पढ़े लिखे जो वो थे नौजवान लोग, उनको क्या दिया गया, काम करना, मतलब काम नहीं दिया गया, उनको इस तरीके से ट्रेनिंग दी गई कि वो अपने ही खुद इंडस्ट्रीज़ या खुद अपने छोटे छोटे उद्योग लगा सकें। इसमें छोटे छोटे बिजनेस या फिर इंडस्ट्रीज़ लगाने की उनको ट्रेनिंग दी गई पढ़े लिखे जवान लोगों को। तो ये वाली भी एक स्कीम है, ये भी याद रखिएगा। स्कीम का नाम है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। तो गाँव और छोटे शहरों के लिए थी। अब रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP ये 1995 में लॉन्च की गई। इसका भी यही था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रूरल में, गरीब मतलब जो गांव वाले रीजन्स हैं उसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं या फिर जो छोटे शहर हैं उसमें पढ़े लिखे लोग खुद नौकरियाँ, जैसे कि मान लीजिए किसी ने मोमबत्ती बनाने की फैक्ट्री लगा ली, किसी ने साबुन बनाने का छोटा सा उद्योग लगा लिया, इस तरीके की उनको स्किल्स दी गई। तो टारगेट था कि 25 लाख नई जॉब इससे क्रिएट की जाए 10 साल में, ठीक है। अंडर द 5 साल के अंदर अंदर 25 लाख नई जॉब्स क्रिएट की जाए, इसके अकॉर्डिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब कितना किया गया वो तो हमें बताया नहीं गया है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये 1999 में आई थी। इसमें गरीब फैमिली जो कि पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब सब लोग इकट्ठा होकर के आएँ और इकट्ठा होकर के वो बैंक से कुछ लोन ले लें और सब्सिडी पर उनको लोन मिल जाएगा और उससे अपना कुछ उद्योग लगा लें। मतलब इसमें ये था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में, जो कि 1999 में लॉन्च हुई थी, कि कुछ फैमिलीज़ मिल करके आएँ साथ जो BPL से ऊपर हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं, मिल करके आएँ, अपना कुछ आइडिया लगाएं और बैंक से लोन लें और लोन लेकर के कुछ अपना उद्योग वगैरह इंडस्ट्री छोटी मोटी सी लगा लें। अंडर मतलब बड़ी इंडस्ट्री नहीं, कुछ छोटा सा कारखाने नहीं होते जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है कि बास्केट बनाने का कुछ काम शुरू कर दिया, कुछ पापड़ बनाने का काम शुरू कर दिया, इस टाइप का। फिर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जो कि 2000 में लॉन्च की गई थी 2000 में। इसमें सेंट्रल असिस्टेंट, मतलब सेंटर पैसा देता था स्टेट्स को ताकि हेल्थ सुधारी जा सके एजुकेशन के लिए, और रूरल में गरीब लोगों के लिए घर बनवाए जा सके, उनको साफ़ पानी मिल सके और गांव में बिजली पहुंच सके, इसके लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना चलाई गई थी। और दूसरा इंपॉर्टेंट स्कीम है एक अंत्योदय अन्न योजना। इसमें जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में। और रिजल्ट्स जो रहे इन प्रोग्राम के वो मिक्स रहे। मेजर रीज़न क्या है इफेक्टिवनेस का, कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, राइट टारगेटिंग नहीं हुई। मतलब प्रोग्राम तो चलाती बट उन लोगों तक वहाँ सही तरीके से पहुँचे ही नहीं। अब इंटेंशन सही थे बट बेनिफिट्स जो हैं वो पूरी तरीके से जिन गरीब लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी वहाँ तक पहुँचे नहीं। मेजर एम्फेसिस दिया गया इन रिसेंट ईयर्स इज ऑन प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ ऑल द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। तो मतलब आपने स्कीम्स चला दी बट उन स्कीम्स का इतना अच्छा इंप्लीमेंटेशन तो हो नहीं पाया, तो हर किसी तक ये स्कीम्स नहीं पहुँच पाई। अब चैलेंजेस अहेड, आगे हो गया बस चैप्टर खत्म। अब आगे क्या क्या चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस अहेड में है कि पॉवर्टी जो है वो कम हुई है, गरीबी कम हुई है इंडिया में, क्योंकि डिस्पाइट द प्रोग्रेस पॉवर्टी रिडक्शन रिमेन्स इंडियाज मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज। मतलब पॉवर्टी कम हुई है बट इतनी तेज़ी से कम नहीं हुई जितना हमारा देश चाहता था, हमारे देश के लोग चाहते थे। और काफ़ी बड़ा चैलेंज है गरीबी हटाना हमारे देश में। काफ़ी ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ हैं पॉवर्टी में, मतलब रूरल में एरिया में, अर्बन एरियाज़ में और अलग अलग स्टेट्स में काफ़ी भिन्नताएं हैं। कोई स्टेट ज़्यादा गरीब है, कोई कम गरीब है। काफ़ी ज़्यादा सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप्स भी हैं जो वल्नरेबल हैं पॉवर्टी को, जैसे कि SC ST वुमेन OBC है ना, इन लोगों को मतलब ज़्यादा चांसेस हैं कि ये गरीब रहेंगे। तो पॉवर्टी रिडक्शन जो है उसका प्रोसेस हम लोगों ने मतलब देखा था कि सोचा था कि अच्छा होगा बट इतना अच्छा नहीं हो पाया है। पॉसिबली ड्यू टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इन सब पे जो है ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है। तो लगभग 10 से 15 साल में शायद हम लोगों को, अगर हम इन सब चीज़ों पर ज़्यादा स्ट्रेस दें तो और अच्छे हमें रिजल्ट मिल सकते हैं। ऑफिशियल डेफिनेशन जो है पॉवर्टी की, हाउएवर वो सिर्फ एक लिमिटेड पार्ट ऑफ पॉवर्टी, मतलब जो डेफिनेशन है पॉवर्टी की वो एक बहुत ही कम एरिया को कवर करती है कि भाई मिनिमम सबसिस्टेंस, कि आप लोग बस थोड़े इतना पैसा कमा लो कि आप खा लो ढंग से और थोड़ा सा ढंग से रह लो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रीजनेबल लेवल की इंसान अपनी लाइफ को एंजॉय भी तो कर पाए, सिर्फ और सिर्फ जीना ही थोड़ा ना, एनिमल एग्जिस्टेंस थोड़ा ना होनी चाहिए। इंसान अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए, इतना तो कम से कम उसके पास पैसा होना चाहिए। तो काफ़ी सारे स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि जो
कॉन्सेप्ट है ना उसको ह्यूमन पॉवर्टी में ब्रॉडन कर देना चाहिए। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे हैव बीन एबल टू फीड देमसेल्फ, मतलब बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि वो खुद को खाना खिला पाएँ, बट क्या खुद को वो एजुकेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं? उनके पास घर है, उनके पास हेल्थ केयर है अगर वो बीमार पड़ते हैं, जॉब की सिक्योरिटी है कि उनके पास हमेशा जॉब रहेगी, या फिर वो कॉन्फिडेंट हैं, या कास्ट की और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो इंसानों में भेदभाव होता है इससे वो फ्री हैं, और क्या चाइल्ड लेबर, बच्चों से जो लेबर करवाया जाता है, क्या वो रुका है? तो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया का जो एक्सपीरियंस है वो हमें बताता है कि डेवलपमेंट के साथ साथ द डेफिनेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट पॉवर्टी ऑल्सो चेंजेस। मतलब आज कोई गरीब, जैसे कि यूएस में जिसके पास कार नहीं है, या फिर जिसके पास कार है भी, मेड्स तक के पास वहाँ पे कार होती है, अच्छा घर होता है, हमारे देश में तो वो अमीर है बट वहाँ पर वो उनके लिए गरीब है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है गरीबी की डेफिनेशन भी कम मतलब चेंज होती जाती है। पॉवर्टी को दूर करने के जो टारगेट्स हैं वो भी और आगे मूव करते जाते हैं हम लोग। होपफुली वी विल एबल टू प्रोवाइड द मिनिमम नेसेसरी इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली इनकम, बट भाई जो मतलब लोगों को एक्चुअल चीज़ ज़रूरत है। नेक्स्ट आगे 10 सालों में हम सिर्फ खाने पीने, जो खा नहीं पा रहा है वही नहीं गरीब है, जिसके मतलब हम लोगों को ओवरऑल डेवलपमेंट लोगों का करवाना है। बट द टारगेट विल मूव ऑन फॉर मैनी bigger challenges that still remain: healthcare, education, job security, achieving gender equality, dignity for poor. These will be bigger tasks. तो आपने कि एक बार खाना दे दिया सबको, सबका पेट भर दिया, फिर उनके बाद उनको एजुकेशन दो, हेल्थ केयर दो, सैनिटेशन, उनको इज्जत दो कि सब लोग समाज में बराबर रहें। तो ये सारे के सारे हमारे गोल्स आगे भी होंगे। तो चैप्टर तो हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।